भारत को कोई ना कोई रास्ता लेना पड़ रहा है सिचुएशन में कि 25 से 50% तक चला गया टैरिफ और उनकी जो अपनी ट्रेड मार्केट्स हैं वो बेचारी इस वक्त परेशान है कि किस तरफ को जाएं। तो अजीत डोवल चले गए मॉस्को और उसके बाद जयशंकर साहब का भी इस मंथ के एंड पे विजिट है शेड्यूल फॉर रशिया। मीनवाइल नरेंद्र मोदी जी का कहा जा रहा है कि वो अब बीजिंग जाएंगे 31 अगस्त को जो शेड्यूल है एससीओ कॉन्फ्रेंस। सो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। जो आपके नाज़िर हैं आपके शो के आसिफ शेख साहब आयरलैंड से, वो भी ये जानना चाह रहे थे कि ऐसे हो सकता है कि सिचुएशन का फ़ायदा रशिया उठाए और चाइना को इंडिया को एक टेबल पे बिठा के साथ खुद भी बैठ जाए और कोशिश करे कि अमेरिकन कैंप से इंडिया निकल ही जाए। देखिए, इंडिया के ऊपर तो ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है ना फ्रॉम डोमेस्टिक कि बिट्रे किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका के साथ तो बैठना जो है बड़ी खतरनाक बात है। आप बहुत से लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि आप चाइना के साथ अपने तल्लुकात ठीक करें। एक तो ये कि आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर कि अगर अच्छा आप हमें टाइट कर रहे हैं, हम जाके चाइना से सलाम दुआ ले लेते हैं। तो एक तो ये है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मैं जाऊं वहाँ और कम से कम उसको न्यूट्रलाइज करूं चाइना को। तो चाइना भी तो एंटी इंडिया है ना इस वक्त, चाइना इज प्रो पाकिस्तान। तो थोड़ा सा मैं वहाँ जाके उनसे भी बात करूं। और इसी तरीके के साथ एससीओ के अंदर वहां भी तो सारे बैठे हुए हैं ना, एंटी अमेरिकन लॉबी बैठी हुई है एससीओ में। अब इंडिया भी वहां जाएगा तो वो भी प्रेशर है, वहां भी इंडिया जो है ना उनके साथ देगा। दिस इज अ मैसेज फॉर डोनाल्ड ट्रम्प कि यू नो तुम ये कर तो लो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जो ग्रेटर गेम है उसके ऊपर हमें हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम भी अपने रास्ते निकालेंगे, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करेंगे अपने लोगों को। तो आई थिंक इंडिया फॉरेन पॉलिसी जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती उनको रिव्यू करनी पड़ रही है। और बड़े लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि यार आपने चाइना के साथ क्या पंगा लिया, छोड़े चाइना को न्यूट्रलाइज करें ताकि पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं वो कहते हैं इसराइल को न्यूट्रलाइज करें, इस तरीके से इंडिया के अंदर लोग हैं जो कहते हैं चाइना को न्यूट्रलाइज करें और अमेरिका के कैंप में मत जाए, वहां देखें आपके साथ क्या हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया कभी भी चाइना के साथ वो दोस्ती स्ट्रेटेजिक नहीं होगी जो पाकिस्तान की है। ये भी एक सवाल था कि जी क्या पाकिस्तान के ऊपर क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, मैं नहीं समझता। चाइना क्या ऑल फेयर वेदर फ्रेंड इज पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। मगर इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसके लिए इश्यूज, और प्लस इंडिया की बड़ी तजारत है विद चाइना। इंडिया रन्स अ बिग, चाइना रन्स अ बिग सरप्लस विद इंडिया। और फिर ये जो है कि चाइना के ऊपर जब प्रेशर पड़ रहा है इतना, तो लोग वहां से इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद करके तो वो या इंडिया में आएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे या कैम्बोडिया में जाएंगे या अपनी अपनी फैक्ट्रियां उठा के वहां से जाएंगे ना कहीं। तो सारे तो उठ के नहीं चले जाएंगे ना अमेरिका वापस। ऑलरेडी इंडिया के ऊपर झटका लगा है अभी और चाइना के ऊपर झटका लगा है, और अमेरिकन बायर्स जो हैं वो पाकिस्तान, कैम्बोडिया, बांग्लादेश टेलीफोन करने शुरू कर दिए उन्होंने कि हमें ये चाहिए, हमें बताएं कैसे देंगे, ये करेंगे। वो भी सोच रहे हैं कि यार ये बड़े अनस्टेबल सिचुएशन चल रही है, हम अपनी सप्लाई लाइंस को ठीक करें। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज इसके साथ होगी, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट करता है अपना टैरिफ पॉलिटिकल एजेंडा टैरिफ के जरिए, तो फिर जो सामान अमेरिका में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा। अमेरिका की सारी इंपोर्ट्स, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारी महंगी हो जाएगी। उसके साथ वहां इन्फ्लेशन हो जाएगी, और वो इन्फ्लेशन होगी वो गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को हिट करेगी, जो कि जिनको आदत है सारे साल में 1% 2% इन्फ्लेशन होती है वहाँ। तो सारी चीजें, कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे और लोगों की जेबें कटनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ महंगाई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता आवाम के लिए। सो आई थिंक ये अभी झटके मार रहा है, बट इन दी एंड आपने देखा जब कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि आप रेसिप्रोकल कम कर दे, वो अब कर लेगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे इसको एज अ पॉलिटिकल वेपन मैं नहीं समझता इस्तेमाल कर सकेगा। पाकिस्तान की सियासत जिसमें बहुत गूंज थी, 5 अगस्त को पीक करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक, जो कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से चलाई जा रही थी। सिर्फ सब 5 अगस्त का बहुत इंतज़ार था, सभी देखना चाहते थे कि पै दर पै मुख्तलिफ ऐलानात के बाद अब 5 अगस्त को क्या होता है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से पार्लियामेंटेरियंस को सजाएँ दी गई, नाअहल किया गया, उससे ऐसे लगता था कि तहरीक दम तोड़ चुकी है या उसमें ज़्यादा दबदबा नहीं रहा। इसके बावजूद इमरान खान साहब की जानिब से अपने ट्वीट में उस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया है कि कामयाब रही। आपसे जाना आपने क्या इंप्रेशन लिया 5 अगस्त के दिन का, कि अब आगे 14 अगस्त की भी तारीख है, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं, तो जो चाहते थे वो हासिल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ वाले क्या चाहते हैं? वो जो चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा। खान साहब बाहर नहीं आ रहे,
इतना बड़ा एहतजाज हो नहीं रहा जिससे हुकूमत हिल जाए, वो तो हो नहीं रहा। हो ये रहा है कि मीडिया के अंदर हर रोज हेडलाइंस तो चलती है खान साहब की पार्टी की, आपस में लड़ाई झगड़े भी हो तो वो भी चलता है, खान साहब से मुलाकात हो तो वो भी चलती है, ना मुलाकात हो तो वो भी चलती है, एहतजाज कहीं छोटा सा हो जाए वो भी चलता है, कभी लंदन में कभी अमेरिका में, हर रोज खान साहब के अलावा और कोई खबर ही नहीं है पॉलिटिकल। तो वो तो कामयाब है ना उसमें। तो ये अगर छोटी सी 5 तारीख कब से चल रहा था, और 5 तारीख और तो 5 तारीख भी आके चला गया, 14 तारीख आ रहा है। तो बेसिकली इसमें तो वो कामयाब है ना, दे आर कीपिंग इमरान खान अलाइव, politically relevant। सारा वक्त कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं और करते हैं, उसमें तो वो कामयाब है। और उसके साथ ये होता है कि गवर्नमेंट को फिर आपको पता है, वो फिर वो ये गिरफ्तारियां होती हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। वो भी कामयाबी है पीटीआई की कि वो गवर्नमेंट को रिएक्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है और काम छोड़ के इधर आना पड़ता है। तो उस सिलसिले, और वो हर रोज अडियाला पहुंच जाते हैं, हर रोज उनको रोका जाता है। तो इसमें तो आपको दाद देनी पड़ेगी ना पीटीआई को कि खान साहब का जो मसला है उसको उन्होंने जिंदा रखा है, वो भूलने नहीं देते किसी को, चैन से बैठने नहीं देते किसी को। वो अब कामयाब हो या ना हो, पूरे कामयाब हो या ना हो, इसमें तो कामयाब है ना वो। तो मेरा ख्याल है, आई थिंक किसी को पता, सबको पता था कि ये 5 तारीख को कोई लंबा चौड़ी हंगामे नहीं होने, छोटे छोटे होंगे। वही हुआ, छोटे छोटे हंगामे हुए और अब वो 14 तारीख शुरू हो गई है फिर 14 के बाद एक और डेट आ जाएगी। तो वो बात तो चलती रहेगी ना ऐसे, और गिरफ्तारियां होंगी, अदालतें होंगी, हर रोज वकील आप बैठे होंगे, मीडिया के ऊपर बातें चलेंगी। आई थिंक इन दैट सेंस स्ट्रेटजी कामयाब है। ठीक है। अच्छा सिट साहब, इस पे फवाद चौधरी साहब ने तो इस मौजूदा क़यादत पे बहुत तनकीद की है, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब या सलमान अकरम राजा साहब ने इसको लीड किया, जी अब वो जहाँ रहे। फवाद चौधरी साहब तो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब क़यादत तब्दील कर लें अगर नतीजा मुख्तलिफ चाहते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिस पे पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ देखने में आ रहा है वो है ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे जहाँ जहाँ डी-सीट किया गया। अलीमा खानम साहिबा ने यह मैसेज दिया। आपके ख्याल में ये दुरुस्त पॉलिसी है? नो, किसी इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, हमेशा हर इलेक्शन लड़नी चाहिए। हाँ, आपको पता हो कि वो रिग होगी और आपको जीतने नहीं दिया जाएगा, कम से कम एक बयानिया तो बनता है ना। अगर आप जाएंगे ही नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो बयानिया कहाँ से बनेगा? तो ये तो वही बयानिया है कि हम किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं करेंगे, किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेंगे, पार्लियामेंट के अंदर से रिजाइन करके बाहर आ जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है सियासत करने का। बहरहाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1985 में जब ज़ियाउल हक साहब थे तो इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होनी थी और मोहतरमा ने कहा हम नहीं पार्टी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो बाद में पछताती रही कि अगर हम ले लेते तो हम कम से कम पार्लियामेंट के अंदर आके हम कोई इफेक्टिव रोल तो प्ले अदा करते। तो इसलिए आई थिंक ये पीटीआई को शुड कंटेस्ट दीज इलेक्शंस। जैसे पहले बाय इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा, उसमें सारी सीटें इमरान खान ही जीत गया था। तो फिर बाद में वो एक पॉइंट है ना, यू हैव टू मेक अ पॉइंट। तो अभी भी आप अपने कैंडिडेट्स खड़े करें, let them disqualify them, let them rig them, मगर कम से कम एक नया बयानिया तो बनेगा ना आपके पास, बात तो करने की होगी। ये तो आप बाहर बैठ जाएंगे, बैठ के दिस इज नॉट ऑन, यू मस्ट कंटेस्ट एवरी इलेक्शन इवन दो आपको पता हो कि इसमें ये होगा ये होगा। एक खुली छुट्टी किसी को नहीं देनी चाहिए। अच्छी फाइट तो पुटअप करें मैदान में रह के। ये तो बताएं कि आपके साथ जाती हुई है। ये है सेठी साहब का मशवरा।